स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये चीज़ बताई गई है कि नेशनलिज्म यानी अपने नेशन के लिए एकता और प्राइड का जो भाव आता है, जो फीलिंग आती है, सबसे पहली बार 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर दुनिया के सामने एकदम क्लियरली दिखाई दिया। जैसे फ्रांस के लोगों ने ये कहा कि ये फ्रांस हमारा है, हम इसे चलाएंगे। तो इस तरीके से ये सब बात सामने आई। नेक्स्ट है कि इसका मतलब ये होता है कि 1789 तक फ्रांस एक प्रॉपर कंट्री यानी कि स्टेट बन चुका था, जिसका अपना एरिया, गवर्नमेंट और रूलर था। और वो रूलर एक एब्सोल्यूट मोनार्क यानी कि पूरी पावर वाला राजा था। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का हुक्म ही कानून था। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में एक ही बॉस हो जो सब कुछ डिसाइड करता है, क्या खाना है, कैसे रहना है, बिना किसी की सुनने के। तो वैसे ही फ्रांस में एक राजा था जिसके पास सारी पावर थी। नाउ नेक्स्ट है बच्चों द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो पॉलिटिक्स और लॉ यानी कि जो संविधान है उसमें बड़े बड़े चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ कि पावर अब राजा के पास नहीं रही, बल्कि नॉर्मल फ्रेंच लोगों के पास आ गई। सोवरेनिटी का मतलब होता है बच्चों डिसीजन लेने की असली पावर। जैसे अगर घर में कोई बड़ा ही सब कुछ डिसाइड करता था पहले, लेकिन अब घर में सब मिलकर सब डिसाइड करते हैं, तो वैसे ही फ्रांस में भी अब लोगों के पास पावर आ गई थी। देन क्या हुआ, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम। रेवोल्यूशन ने ये डिक्लेयर किया कि अब देश राजा का नहीं है बल्कि लोगों का है, और देश का फ्यूचर भी लोग मिलके ही तय करेंगे। तो रेवोल्यूशन शुरू होते ही बच्चों लीडर्स ने कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए जिससे सब लोगों को लगे कि हम एक फैमिली है, एक टीम है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस बात को हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी सबको लगे कि हम एक जैसे हैं। जैसे आपको स्कूल में देखो एक जैसे हर बच्चे की यूनिफॉर्म होती है, तो सबको ये फीलिंग आती है ना कि भाई हम एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से फ्रांस में भी हुआ। अब बच्चों यहाँ पर ना दो शब्द आएंगे जो कि है ला पैत्री, ये एक फ्रेंच वर्ड है, और ली सितोयन। ला पैत्री का मतलब होता है अपना देश यानी फादरलैंड, और ली सितोयन का मतलब होता है नागरिक यानी कि सिटीजन्स। अब ये दो वर्ड सामने क्यों आए? इन दोनों आइडियाज का मतलब ये था कि सब लोग एक जैसे सिटीजन हैं, सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए एक संविधान के तहत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे एक क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स को बराबर मार्क्स मिलने का चांस मिलता है, कोई पार्शियलिटी ना हो, वैसे ही फ्रांस में भी सब लोग एक जैसे माने गए। अब क्या क्या हुआ, तीन रंग का फ्लैग बनाया गया जो पुराने राजा के फ्लैग की जगह पर आया। मतलब कि जो राजा का फ्लैग था ना उसे हटा दिया गया और नया न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ठीक है, जिसमें यूनिटी और प्राइड दिखा। जो पुराने राजा के अंडर एस्टेट्स जनरल थे, एक पॉलिटिकल बॉडी होती है, अब उसे लोगों ने वोट करके चुना और उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। देश के लिए नए नए गीत लिखे गए बच्चों। हिम्स होते हैं गीत, जैसे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स होते हैं ना, उसे हम हिम्स बोलते हैं। कस्में खाई गई और जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी उन्हें याद करा गया, जैसे जो शहीद हुए थे। जैसे आज भी हम इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे हम लोग क्या करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। वैसे ही फ्रांस में भी ऐसे लोग जो हैं रिचुअल्स जो हैं वो करने लगे। देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई जिसका कंट्रोल पूरे फ्रांस पर था, और एक जैसा कानून सभी लोगों के लिए बनाया गया। अलग अलग रूल होने की बजाय एक ही रूल फॉलो करें, वैसे ही पूरे फ्रांस में एक जैसा रूल फॉलो करने लगे। पहले फ्रांस के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टैक्स और टोल लगा करते थे, अब ये सब हटा दिए गए। साथ ही एक जैसे वेट और मेजरमेंट सिस्टम बनाए गए, जैसे कि अलग अलग वजन ना हो, सब एक ही स्टैंडर्ड वजन हो, सब एक ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, सब कुछ इजी और फेयर हो गया।
ठीक है। फिर क्या हुआ कि बच्चों फ्रांस के अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज़्यादा पेरिस वाली जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लोग क्या करते थे, अपनी अपनी डायलेक्ट्स होती है बोलियाँ, अपनी अपनी भाषा बोला करते थे। तो मेनली कॉमन जो पेरिस वाली फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कॉमन कर दिया गया, उसको ऑफिशियल बना दिया गया। जैसे इंडिया में सब जगह हिंदी या इंग्लिश यूज़ करने का कोशिश करी जाती है क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, वैसे ही फ्रांस में भी सबको एक ही लैंग्वेज सीखने और यूज़ करने को बोला गया। देन क्या हुआ बच्चों, रेवोल्यूशन के लीडर्स ने बोला कि अब हमारी ड्यूटी है कि यूरोप के जो और लोग हैं उनको भी राजा के जुल्म से मतलब आज़ादी दिलाई जाए, जिसे वो भी अपनी डेस्टिनी मानते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रांस के लोग जो है दूसरे देशों को भी इंस्पायर करने लग गए। अब जब ये फ्रांस के रेवोल्यूशन की न्यूज़ यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची तो जो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड लोग थे ना, उन्होंने अपने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। जैकोबिन क्लब्स बच्चों एक ऐसा ग्रुप था जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को सपोर्ट करता था। ये लोग बैठकर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को डिस्कस करा करते थे, फ्रीडम को डिस्कस करा करते थे। और इन क्लब्स के कैंपेन्स ने यूरोप के और देशों में भी रेवोल्यूशन का एनवायरनमेंट बना दिया, जिससे फ्रेंच आर्मी ने आसानी से उन जगह पर एंटर किया और अपने आइडियाज़ को पूरी तरीके से फैला दिया। अब जब फ्रांस ने यूरोप के दूसरे देशों के साथ वार करी ना, तो वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, वो नेशनलिज्म का आइडिया भी लेकर जा रहे थे, यानी लोगों को सिखा रहे थे कि तुम्हारा देश तुम्हारा है, राजा का नहीं है। तो इस तरीके से लोगों में जागरूकता उत्पन्न करी गई, मतलब उनको जगाया गया, उनको अंदर भी नेशनलिज्म की एक भावना जगाई गई कि आप लोग भी एक नेशन स्टेट बनाएं, आप लोगों का राज्य आप लोगों का है, आप लोग अपनी जिंदगी का रास्ता तय करें। इस तरीके से होने लगा। अब देखो बच्चों, हम ये फिगर देखते हैं। देखो इस फिगर में दो फिगर है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एंड्रियल रेबमैन एक जर्मन जर्नलिस्ट था। उसने 1798 में एक बुक का कवर डिजाइन किया था जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीन दिखाया गया था, और ये ही वो सीन है जो आपको ये सामने स्क्रीन पर पिक्चर में दिख रहा है, बेस्टाइल तोड़ने वाला। देखो सबसे पहले यहाँ पर लोग फर्स्ट फिगर में क्या कर रहे हैं, बेस्टाइल एक जेल है बच्चों, जिसे कैद खाना भी बोल सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, लोग ना उस जेल को तोड़ रहे हैं। अब जेल को तोड़ने का मतलब है कि राजा के रूल को वो खत्म करना चाह रहे हैं। और उसके साइड में एक जर्मन सिटी है, कैसल का एक फोर्ट दिखाया गया है जहाँ पे राजा रूल करता था। तो इस तरीके से लोग उसे भी तोड़ रहे हैं। तो ये जो सब जो जेल तोड़ रहे हैं, ये सब यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं कि अब राजा का राज नहीं होना चाहिए, हम खुद इन सब चीज़ों पे हम खुद वोट करें, हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लाएं, हम जो चुने, हम जैसा चाहे वैसा हो। और लास्ट में एक स्लोगन लिखा था, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। इसका मतलब होता है कि लोगों को अपनी आज़ादी जो है वो खुद लेनी होगी। तो ये था बच्चों सेकंड पार्ट पूरा। आगे हम थर्ड पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे, इसी तरीके से पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। देन हम एक सीरीज चला रहे हैं हर एक चैप्टर की, जो मैं पार्ट्स में आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबका भला करें और जिससे सबकी हेल्प हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखकर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो आगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।